दोस्तों, मेरा नाम नवीन यादव है और ये कहानी मेरे फूफा जी के साथ हुई थी। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मेरे फूफा जी पटौती में रहते हैं। ये बात काफ़ी साल पुरानी है। आज मेरे फूफा जी 70 साल के होंगे। वो ठीक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और अब रिटायर भी हो चुके हैं। बात 2001 से 2 के आसपास की है। उनके घर परिवार में उनके ही उम्र का उनके ताई जी का लड़का था। वो अपनी प्राइवेट जॉब पर था और मेरे फूफा जी गवर्नमेंट में। फूफा जी को शुरू से ही गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा आकर्षण था और खैर उनको मिली भी। एक दिन अचानक एक्सीडेंट में फूफा जी के उस ताई के लड़के की मौत हो गई। और आपको एक मोटी मोटी बात और बता दूं कि मेरे फूफा जी पहले आर्मी से रिटायर्ड थे। उसके बाद कुछ सालों तक उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जॉब की। कहीं ना कहीं ताई जी का लड़का उनसे चिढ़ता था क्योंकि एक तो उसको कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली और दूसरा मेरे फूफा जी के 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का एयरफोर्स में है और दूसरा उन्हीं के साथ ही रहता है जो कि खेती करता है। वह कई बार बुकिंग पर गाड़ी भी चलाता है। और तो और मेरे फूफा जी के पास कई सारे खेत हैं। पर खैर एक दिन उस ताई के लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई। वह उस वक्त ड्यूटी से घर आ रहा था। मौत के बाद तकरीबन 5 या 6 साल तक सब कुछ ठीक रहा। दिन बीत रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक रात को मेरे फूफा जी जब सो रहे थे तब वो आदमी मेरे फूफा जी को दिखाई दिया। वो देख पा रहे थे कि वो धीरे धीरे सामने से चल के आ रहा था। वो ठीक फूफा जी के सामने आकर खड़ा हो गया। उस वक्त रात के 2 या 3 बजे के आसपास का टाइम था। वो अचानक फूफा जी से कहने लगा कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहकर वो हंसते हुए गायब हो गया। उस वक्त फूफा जी को यह सपना लगा। उन्होंने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अगले दिन अपनी ड्यूटी पर चले गए। इसके ठीक अगली रात को वो आदमी फिर से आया। इस बार मेरे फूफा जी ने देखा कि वो ठीक पहले की ही तरह सामने से चलकर आया। लेकिन दोस्तों, इस बार बात कुछ अलग थी। आज वो अकेले नहीं था, उसके साथ एक आदमी और था। फिर वो आदमी आया और फूफा जी के सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि अगले सोमवार को मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहकर वो फिर से गायब हो गया। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, फूफा जी बहुत डर गए। उन्होंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई और वो चुपचाप ड्यूटी करते रहे। आज काम ज़्यादा होने के कारण घर पहुंचते पहुंचते उन्हें काफ़ी थकान हो गई। और तो और ऑफिस में अचानक उनको बुखार भी आ गया था। उन्हें ऑफिस से छुट्टी भी मिल गई। और तो और पोस्ट ऑफिस वाले उन्हें घर तक छोड़कर गए। घर आकर उन्होंने दवाई ली, लेकिन वो दवाई बस टेम्परेरी थी। जैसे ही बुखार का असर कम हुआ उसके तुरंत बाद ही उन्हें फिर से तेज बुखार हुआ। साथ ही फूफा जी के छोटे लड़के जो कि बुकिंग पर गाड़ी चलाता था, उन्होंने फूफा जी को गुड़गांव के बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। यकीन मानिए, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। ठीक शनिवार की रात को जब फूफा जी सो रहे थे तब रात को फिर से अचानक उनकी आंखें खुली। उन्होंने देखा कि सामने वही आदमी खड़ा था, वो भी ठीक किसी आदमी के साथ। पर खैर उसने फिर से वही बात की कि सोमवार को मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। इतना कहकर वो फिर से गायब हो गया। दोस्तों, इसके अगले दिन सुबह जब मेरी बुआ जी ने फूफा जी का बुखार चेक किया तब फूफा जी ने कहा कि मैं सोमवार को जा रहा हूं। दोस्तों, बुआ जी को ये लगा कि शायद ड्यूटी पर जाने की बोल रहे हैं। पर लेकिन फूफा जी के छोटे लड़के को शक हुआ। तब उसने फूफा जी से क्लियर पूछा। इसके बाद फूफा जी ने सारी बातें बताई। घर वालों ने बिना देरी किए तभी के तभी भिवाड़ी के पास एक बाबा के पास जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने के बाद बाबा सारी की सारी कहानी समझ गए। बाबा ने मेरे फूफा जी को एक ताबीज़ दिया और तो और वो बाबा घर छोड़ने के लिए उनके साथ घर तक आया। उन्होंने सारे घर को कीलों और मंत्रों से बांध दिया। बाबा ने यह भी कहा कि सोमवार तक तुम घर पर ही रहना, बाहर निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाबा ने एक कागज़ में कुछ दिया और मेरे फूफा जी के लड़के को कहा कि इसको सोमवार की शाम तक शमशान में दबा देना। तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे, वो आत्मा इनका कुछ नहीं कर पाएगी। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्र था बाबा का। ये सब करने के बाद फूफा जी को वो कभी नहीं दिखाई दिया। साथ के साथ मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। भले ही आप यकीन ना माने, पर मेरा एक एक शब्द बिल्कुल सच्चा है। आज की डेट में फूफा जी रिटायर हो चुके हैं। अब वो अपनी ज़िंदगी आराम से काट रहे हैं। नहीं मालूम
कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कभी कभार इंसान इतना चिढ़ जाता है कि अपना बदला लेने के लिए वो ऊपर वाले से गुहार लगाता है। पर दोस्तों, अगर परिवार में ही ऐसा होने लगे तो बाहर वाला क्या ही करेगा। खैर, 2 किस्से फूफा जी के लड़के के साथ भी हुए हैं, वो भी बुकिंग पर कार चलाते हुए। और तो और ये कहानी इन्हीं भाई के गांव के दोस्त के साथ हुई थी। उस भाई की कहीं पर बुकिंग आई थी, महेंद्रगढ़ के आसपास। वहां पर कोई फंक्शन था। सब के सब इको में बैठकर गए थे। 8 बजे के आसपास टाइम हो रहा होगा। उन्होंने एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ में डेवलपमेंट के नाम पर ना के बराबर काम हुआ है। रास्ता खेतों के बीच से बने कच्चे रास्ते का था। और तो और आगे जाने के बाद उस रास्ते में पानी भरा हुआ था। उस वक्त खेतों की बांध टूट गई और पानी वहां पर भर गया था, लेकिन उसको नहीं मालूम था उसकी कार वहां पर जाकर फंस गई। सब के सब बाहर निकलकर कार को धक्का लगाने लगे, लेकिन कब तक? पानी काफी आगे तक भरा हुआ था। यकीन माने उसको पार करवाना काफी समय की बात थी। सब के सब जद्दोजहद में लगे ही हुए थे कि तभी एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद सारे डर गए। पर लेकिन उनमें से एक को वो आवाज नहीं आई। पर दोबारा जब उस औरत के चिल्लाने की आवाज आई तो सब के सब दोबारा डरे, पर उस एक को दोबारा नहीं सुनाई दी। आपको बता दूं कि वो जनेऊधारी एक ब्राह्मण था। उस वक्त सबने दारू पी थी, केवल उस ब्राह्मण को छोड़कर। पर खैर, वो औरत सबको 2-3 मीटर पर दिखाई दी। सब के सब इतना डर गए कि तुरंत ही गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने जल्दी से अपने दारू की बोतल फेंक दी और चुपचाप बैठे रहे। लेकिन दूसरी ओर उस ब्राह्मण को कुछ भी नहीं सुनाई दिया और ना ही दिखाई दिया। उसने कहा कि तुम कार में रहो, मैं गांव से किसी को बुलाकर लाता हूं। लेकिन दोस्तों, किसी ने उसको जाने नहीं दिया। उनको लगा कि शायद वो आत्मा उस ब्राह्मण की वजह से ही उन लोगों के पास तक नहीं आ पा रही है। एक तो वो आदमी बहुत ही समझदार लग रहा था। दूसरी बात, उसने किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं किया था। और तो और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिस चीज़ से हम डर रहे थे उसे उस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसे तो आवाज़ तक नहीं सुनाई थी। गाड़ी में बैठे सभी लोग डरे और सहमे बैठे थे। समय बीतता जा रहा था। वहाँ प्रोग्राम में घर परिवार के लोगों ने समय देखकर कहा कि वो तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए, शायद कार में कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। उन्होंने ठीक 3-4 लोगों को कार लेके भेजा कि देख कर आओ, क्योंकि गांव के लोगों को यह भी पता था कि कच्चे रास्ते की कहानी क्या है। शादी वाले घर से तुरंत ही 4 लोग गाड़ी में बैठकर निकले। वो ठीक रोड बाय रोड घूमते हुए उसी रास्ते पर पहुंचे। उन्होंने किसी से पूछा तो पता चला कि हाँ, एक इको कार तो इस रास्ते पर गई थी। उन्होंने हमसे कुछ कोल्ड ड्रिंक ली और चल दिए। इसके बाद परिवार वाले समझ गए कि शायद उन्होंने कच्चा रास्ता पकड़ा होगा। वो तुरंत ही वापस गांव की ओर गए। वो 15-20 लोगों को अपने साथ और लेकर आए। उनके आते ही सबको राहत भी मिली। सबने मिलकर उस गाड़ी को भी निकलवाया और सब साथ में मिलकर घर आए। यकीन कीजिएगा, ईको में सब के सब बुरी तरह से डरे हुए थे। पूछने पर कार में बैठे सभी लोगों ने कहा कि एक औरत ने बहुत परेशान किया था। नहीं मालूम तुमको यकीन आएगा कि नहीं, पर वो कभी हमारे कार के सामने खड़ी होती तो कभी अचानक से चिल्लाने लगती। गांव वालों ने कहा कि उस औरत को खेत में काम करते वक्त किसी ने मार दिया था, और तो और जिस जगह तुम खड़े थे उसको वहीं पर दफना दिया गया था। लेकिन एक आदमी ने देखा था कि कुछ कुत्ते गड्ढे को खोदकर कुछ खा रहे थे। तब उस आदमी ने पूरे गांव वालों को बताया। पुलिस मौके पर पहुंची और केस भी रजिस्टर हुआ। मालूम चला कि ये सब कुछ किसी अज्ञात ने किया है। गांव का कोई भी नहीं निकला। और तो और सबसे बड़ी बात, उस औरत के डर से अक्सर रात के समय कोई भी खेत में नहीं जाता। वहां पर काफ़ी हादसे हुए हैं। और तो और उस गांव में लाइट का भी कोई समय नहीं है। 3-3 4-4 घंटे हमें यूं ही रहना पड़ता है। बाकी अब तुम सब के सब सेफ हो और अब जाते वक्त उस रास्ते से बिल्कुल मत जाना। दोस्तों, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं मुझे समझ में नहीं आता, बट आप एक बार इस कहानी को पूरा सुनने के बाद गौर से ज़रूर सोचिएगा। आपको लगेगा कि कोई तो है जो अपनी रियल कहानी आप तक पहुंचा रहा है। धन्यवाद। दोस्तों, नवीन यादव की कहानी
मुझे बहुत अच्छी लगी। आपका पर्सनल कमेंट क्या है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी अब तक की सबसे यूनिक और मेरी पसंदीदा कहानी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूँ आपको हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल बारपात्र है। इस वक्त मैं 32 साल का हूँ। मैं महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला हूँ और मेरे साथ ये घटना बस यही कोई 15 दिन पहले हुई है। उस दिन मैं अपने घर पर ही था। मेरा दोस्त बिहार से नागपुर आ रहा था। मेरे दोस्त का नाम पवन जायसवाल है। पवन ने मुझे एक दिन पहले फ़ोन करके बता दिया था कि मुझे नागपुर स्टेशन जाना है। मैं ठीक वहाँ पर रात के 3 बजे मिलूँगा। दोस्तों, मैं नींद में था। मैंने उससे हाँ कह दिया। मैं ठीक अगले दिन रात के करीब 3 बजे उसको लेने के लिए चला गया। मुझे बाइक से जाना था। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि मेरे घर से 2 किलोमीटर दूरी के बाद कुछ जंगल जैसा पड़ता है, लेकिन मुझे किसी बात का कोई डर नहीं था क्योंकि वो हमारा ही इलाका था। बस बात ये थी कि रात का समय था। अब आप यूँ सोचिए कि कोई नॉर्मल इंसान जैसे जैसे अपनी राह पर चलता है उसे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन रात को जाना थोड़ा अजीब तो लगता ही है। पर मेरे मन में ये भी नहीं था। मुझे लगा बाइक तो है ही, तुरंत उसे लेकर वापस आ जाऊंगा। पर खैर, उस जंगल वाले रास्ते पर मुझे एक इमली का पेड़ दिखाई दिया। मैंने जब उस पेड़ के ऊपर की ओर देखा तो मुझे सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत दिखाई दी जो कि अपने पैरों को हिला रही थी। दोस्तों, मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा मैंने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई। पर यह क्या, वो तो ठीक मेरे सामने ही आ गई। मैंने तुरंत ही अपनी बाइक रोक दी। वो मुझसे कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं एकदम शांत था। फिर उसने मुझसे दोबारा कहा कि अब तुम इस रास्ते से कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूंगी। साथियों, मैं पूरी तरह डर गया। मैंने जैसे तैसे मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू किया। मैं ठीक आप सभी को बता दूं कि मैं हर मंगलवार, जो कि हमारे घर से 22 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ का नाम बेलोरी है और ठीक मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और तो और मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट भी है। पर खैर, जब वो औरत मेरे सामने थी मैंने हनुमान जी का पाठ पढ़ना शुरू किया। वो लगातार बार बार मुझे एक ही बात बोल रही थी कि शांत हो जा। उसके ऐसा बोलने पर मैं और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से गायब हो गई। मैंने चारों ओर देखा, माहौल एकदम शांत था। मैंने तुरंत बाइक स्टार्ट की और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने ये सारी बात अपने दोस्त को बताई। यकीन कीजिएगा, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। पर खैर, हमने घर जाते जाते रास्ते में चाय भी पी और घर आके चुपचाप सो गए। बाकी ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बस कहानी ख़त्म करने से पहले मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे सर की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और ठीक ये दूसरी कहानी है जो कि मैंने सर को भेजी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी स्वप्निल बारपत्रे की कहानी। मैंने पहले भी कई कहानियों में कहा है कि अक्सर देर रात को बाहर घूमना कम कर दीजिए, पर कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इंसान को बाहर जाना ही पड़ता है। दोस्तों, करे भी तो क्या करे, इन चीज़ों का वक्त भी तो रात को ही होता है। पर खैर, मैं ले चलता हूँ आपको दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। मेरा नाम देवांश है और ये कहानी मेरे दोस्त किशन की है। वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। एक दिन उसने मुझे यह हादसा बताया। उसने बताया कि जब वो 12th के पेपर ख़त्म करके अपने कज़न भाइयों के साथ एक ट्रिप पर गया था, वो उस वक्त बहुत एक्साइटेड था, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि एक चीज़ वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही है। वो ठीक अपने भाइयों के साथ यूपी से हिमाचल जा रहा था। सबके सब सुबह के 7 बजे अपने अपने घर से निकल पड़े। पूरे रास्ते उन लोगों ने खूब मस्ती और खूब एंजॉय किया। साथ ही उनमें से उनका एक भाई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। उसने गाड़ी में लगातार बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी और ठीक रात के समय जब वो लोग जा रहे थे तो ठीक उनका जो भाई था जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी, उसने उनकी गाड़ी रुकवा दी। उसका कहना था कि उसे उल्टी
और वॉशरूम करना है। वो ठीक कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। यही कोई तकरीब 15 या 20 मिनट हुए होंगे, पर वो वापस नहीं लौट रहा था। सबने सोचा कि चलो देख कर आते हैं। जब सारे के सारे अपने भाई को ढूंढने गए तो उन्होंने पाया कि उनका भाई एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। उसके शरीर में बहुत घाव भी लगे हुए थे। ये सब देखकर सब के सब चौंक गए कि आखिर इसकी ये हालत किसने की। उन्होंने जल्दी अपने भाई को उठाया और हॉस्पिटल ढूंढने लगे। 2-3 किलोमीटर के बाद उनको हॉस्पिटल मिला। उन्होंने देरी ना करते हुए जल्दी से अपने भाई को एडमिट करवाया। उस वक्त उन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि उनके भाई के साथ ये क्या हुआ है। हॉस्पिटल में भाई को पट्टी लगवाई और 1 दिन तक एडमिट रखा। भाई एकदम शांत हो चुका था। हमने 1 दिन उसी हॉस्पिटल में और गुजारा और उसके बाद अपने भाई को लेकर वापस हिमाचल प्रदेश के लिए निकल पड़े। दोपहर तक दोस्तों सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रात हुई तो अचानक उसके भाई की हरकतें अजीब सी होने लगी। वो अचानक कभी हंसता और कभी कभी रोने लगता। 2-3 बार तो उसने चलती हुई गाड़ी का गेट खोल दिया। ऐसे में गाड़ी में हम जितने भी बैठे थे सबको डर लगने लगा। बीच बीच में वो चिल्लाकर ये भी बोल रहा था कि तुम सब मरोगे। सबने मिलकर तय किया कि इस बात को हमें जल्द से जल्द घर पर बतानी होगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। घर पर जैसे ही ये बात बताई गई तो घर वालों ने बहुत डांट लगाई, लेकिन दोस्तों जो हालत मैं देख पा रहा था वो घर वाले नहीं देख रहे थे। हमें बस यही चिंता थी कि इसको हम कैसे बचाएं। ये अजीब सी हरकतें न जाने कब खत्म होगी। वो तो रास्ते में हमें एक भला आदमी मिला। हमने जब उसे किसी बाबा के बारे में पूछा तो उसने हाथ का इशारा करके कहा कि आगे जाकर 2 रास्ते कटते हैं, जिसमें से एक रास्ता एक छोटे शमशान की ओर जाता है। वहाँ पर तुम्हें एक तांत्रिक बाबा मिलेंगे। दोस्तों हमने गाड़ी बढ़ाई और तुरंत उस रास्ते की ओर चल दिए। वो तांत्रिक एक छोटी सी कुटिया बनाकर बैठा था। हालांकि शमशान उसके घर से तकरीबन 20 या 25 कदम की दूरी पर होगा। सच कहूँ तो एक बार को तो मुझे डर भी लग रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर ये कैसी घड़ी है, जाऊँ या ना जाऊँ। मेरे मन में बहुत सवाल थे। खैर मैंने अपने भाई को अपने साथ में लिया और तुरंत उसकी ओर भाग पड़ा। हमने देखा कि वो तांत्रिक चुपचाप बैठकर साधना कर रहा था। ऐसे में उनको छेड़ना सही नहीं लगा। हमने तकरीबन 15 मिनट तक इंतज़ार किया। इतने में हमारे बाकी के भाई भी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गए। आकर उन्होंने हमसे कहा कि हमने उसको गाड़ी में बंद कर दिया है, बहुत चिल्ला रहा था। दोस्तों जैसे ही साधना खत्म हुई तो हमने तुरंत ही उनको सारी बातें बताई। बाबा ने कहा कि चलो दिखाओ तुम्हारा भाई कहाँ है। जब हम लोग गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा कि गाड़ी का ग्लास टूट गया था और हमारा भाई कार में नहीं था। सब के सब मिलकर उसे ढूंढने लगे। तभी तांत्रिक ने देखा कि वो एक पेड़ के ऊपर बैठा है। उन्होंने तुरंत ही अपने कमंडल से हाथ में पानी लिया और मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फेंक दिया। कुछ ही सेकंडों में वो चिल्लाने लगा, कहने लगा कि तांत्रिक तू इसकी मदद मत कर वरना तू भी मर जाएगा। तांत्रिक ने कहा कि तू इसको परेशान क्यों कर रहा है। उसने बताया कि इसने मेरी जगह गंदी की है और जब मैंने इससे कहा कि तू नहीं बचेगा तो इसने मुझे गंदी गंदी गालियाँ भी दी। बस अब मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। बाबा ने उससे पूछा कि तुझे आखिर क्या चाहिए। उसने कहा मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस इसकी मौत चाहिए। तांत्रिक ने अपनी कुटिया में से जाकर एक खोपड़ी ली और ठीक उस पेड़ के चारों ओर घेरा बनाया। उन्होंने एक छोटा सा दीपक जला के मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। दोस्तों कुछ ही देर के बाद उन्होंने उस आत्मा को एक बोतल में कैद कर लिया। हमने साफ साफ देखा था कि हमारा भाई पहले तो ये कह रहा था कि मुझे ऊपर पेड़ पर किसने चढ़ाया, लेकिन जब वो नीचे उतरा तो एकदम से नॉर्मल लग रहा था। ऐसा लगा मानो कि अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो जानता ही नहीं। हमने जब ये सारी बात उसे बताई तो उसने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। कहने लगा कि मुझे रास्ते के सफ़र में डराने की कोशिश कर रहे हो। बाकी दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें सफ़र में कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम आप सबके सामने है। कब ना जाने कौन सी चीज़ हमारे पीछे लग जाए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा ये किस्सा। वो लोग गए तो एंजॉय करने थे, मगर कुछ छोटी मोटी गलतियां होने के कारण इनको आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा। पर खैर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको हमारी अगली कहानी की तरफ।
दोस्तों, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं आपको अपना असली नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा काल्पनिक नाम वरुण है। तो मैं आपको मेरे दोस्त के चाचा के साथ हुई एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। एक रात की बात है। मेरे दोस्त के चाचा सोने के लिए जा रहे थे। रात के कम से कम 11 बजे का टाइम होगा। चाचा ने देखा कि ठीक उनके दरवाजे के सामने कोई इंसान खड़ा है। उस वक्त चाचा को ये लगा कि शायद हो सकता है उनके भाई का लड़का हो। उस टाइम चाचा जी का दरवाज़ा खुला हुआ था और पर्दा भी लगा हुआ था। चाचा ने उसको आवाज़ दी, लेकिन उसने सुना अनसुना कर दिया। चाचा ने 2-3 बार आवाज़ और मारी, जिसके बाद वो भागने लगा। दोस्तों, ऐसा होता है, कई बार हम इंसान का शरीर देखकर ये पता लगा लेते हैं कि क्या ये वही है या नहीं। चाचा को उसके शरीर में कुछ अजीब सा बदलाव दिखा, जैसे कि कोई 4 साल का बच्चा एकदम से 10 साल का दिखने लगे। तो अंधेरे में इतना तो मालूम चल जाता है कि ये छोटा तो नहीं है। चाचा जी एकदम से उठकर उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो ठीक जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचे तो वो अचानक गायब हो गया। खैर, इसके बाद चाचा जी अपने कमरे की तरफ चले गए। इसके ठीक अगले दिन चाचा जी ने अपने भाई के लड़के से पूछा कि कल रात को तू बाहर क्यों था? जब मैंने तुझे आवाज़ दी तो तूने सुना क्यों नहीं? उसने कहा कि मैं तो अपने बिस्तर पर ही था, मैं रात को भला बाहर क्या करूँगा। दोस्तों, ये बात सुनते ही चाचा को अजीब सा लगा। अचानक ही उसी दिन से उनकी तबीयत भी खराब हो गई। उस दिन वो काम पर भी नहीं गए। ये बात जब उनकी माँ को पता चली तो वो एकदम से उनसे मिलने के लिए आई। माँ ने तुरंत ही उनको दिखाया और झाड़ा लगाने के बाद अब वो बिल्कुल ठीक है और अब वो आराम से जोमैटो में काम कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आपको एक बात बताना भूल गया कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह पर कई लोगों को मार के दफनाया गया था। बस मैं इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या ये सब उन्हीं की वजह से है या कुछ और? धन्यवाद। तो दोस्तों, इस कहानी से आप ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी, वरना हमारे खुद के घर पर हमें कोई ऐसी चीज़ दिख जाए, ये मुमकिन होना बहुत मुश्किल होता है। पर खैर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम लवली सिंह है और आज की कहानी हरियाणा के रतिया शहर की है। रतिया में एक सिनेमा घर है जो कि 1995 से है। वो सिनेमा घर आज भी वहाँ पर है, ठीक बस स्टैंड के सामने। दोस्तों, मैं वहाँ खुद गया था, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है। और तो और मुझे हॉरर प्लेस जाना बहुत पसंद है और उस प्लेस की क्या हिस्ट्री है उसको जानने का मेरा बहुत शौक है। पर खैर, स्टोरी स्टार्ट होती है। मैं और मेरे दोस्त वहाँ पर गए भूत को देखने के लिए, पर वो सिनेमा हॉल 1998 से बंद है। वहाँ के लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि वहाँ पर किसी लड़की का रेप हुआ था 1995 में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेप करने वाला उस सिनेमा हॉल का मालिक था। मैं उसका नाम आप सबको नहीं बता सकता, पर कहानी ये कहती है कि मालिक ने उस लड़की के साथ गलत करके उसे वहीं मारकर गाड़ दिया था, जिसके बाद वो वहाँ से दूर चला गया। दिन गुजरने के बाद धीरे धीरे सारे स्टाफ की मौत हो गई। उनकी लाशों को देख कोई नहीं बता सकता था कि ये कैसे मरे होंगे। किसी ने अपने कानों में चाकू घुसा रखा था तो कोई बिल्डिंग से गिर रहा था, नहीं मालूम, पर वो अपने आप को दर्दनाक तरीके से मार रहे थे। सिनेमा एकदम बंद होने की कगार पे था। वहाँ के सभी लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। ये सब चीज़ें सुनने के बाद मालिक एक दिन आता है 1998 में। जिस दिन वो आया उस रात वो वहीं रुका और उसने खूब अय्याशी की। उसी रात को 1 या 2 बजे के आसपास पूरे सिनेमा में आग लग गई। आग लगने का कोई खास कारण नहीं मिला, लेकिन उस दिन कोई मरा नहीं। मालिक एकदम बच गया। वो ठीक उसी रात वहाँ से भाग गया। कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा आज भी उससे बदला लेना चाहती है। रातों को वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैं ठीक वहाँ पर देखने भी गया और मैंने दोपहर को वीडियो शूट भी की। सच कहूँ तो इतनी गर्मी में भी मुझे उसके अंदर ठंड लग रही थी। एक नेगेटिव एनर्जी अजीब सा महसूस हो रहा था। कई बार तो मैंने ऐसा भी महसूस किया कि जैसे कोई अगल बगल से हमें देख रहा हो। सच कहूँ तो वीडियो में हमें एक ब्लैक शैडो दिखी, लेकिन जब हमने घर पर देखा तो उसमें कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन जब हमने तुरंत वहाँ पर एक्शन लिया और वीडियो को तुरंत देखा तो हमें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। यकीनन हम डर के मारे वापस आ गए
दोस्तों, यकीन मानेगा, वो इंतज़ार कर रही है। कई लोगों को तो आज भी हर रात आवाज़ आती है। और एक बात, 3 साल पहले कुछ नशे करने वाले वहाँ जाते हैं, अगले दिन उनकी लाश वहाँ पर मिलती है, वो भी 5 दिन बाद। अब तो खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग वहाँ दिन में जाने से भी डरते हैं। अब आप सभी के लिए मेरी अगली स्टोरी जिन्न की होगी, जिसके लिए मैं कल जाने वाला हूँ उस जगह को देखने के लिए। बाकी अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी लवी आडवाणी की कहानी। दोस्तों, आप सभी को एक बात बता दूं, इन्होंने अभी जो स्टोरी सुनाई है, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर इसकी वीडियो भी भेजी है, जिसमें उन्होंने हॉल की छोटी मोटी रिकॉर्डिंग की है। बहरहाल रिकॉर्डिंग में इतना कुछ खास नहीं है, मगर इन्होंने जो भी कहा वो बात इनकी बिल्कुल सच्ची है। बाकी आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इनकी कहानी कैसी लगी, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सेजब खान है। मैं आपको जो कहानी बताना चाहता हूँ वो कहानी मेरे नाना जी के साथ घटी है। मैं उज्जैन का निवासी हूँ और मेरे नाना नानी का घर महाराष्ट्र में है। हम अक्सर नानी के घर पर गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा गौर करता था कि हमारे नाना जी 9 बजे के बाद छत पर जाने नहीं देते थे। मैंने और मेरे साथ के बच्चों ने उनसे कई बार पूछा, मगर उन्होंने एक बार भी नहीं बताया। लेकिन जब मैं जिद करने लगा तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तो याद नहीं, पर गर्मियों का समय था, मैं अक्सर छत पर सोने जाया करता था। परंतु उस दिन जब मैं छत पर सोने गया तो आधी रात को 2 बजे मेरी अचानक नींद खुली। मैंने गौर करा कि सीने पर भारी भारी सा लग रहा था। मैं तभी समझ गया कि मुझे अपनी आंख नहीं खोलनी है, क्योंकि अक्सर मैंने सुन रखा था कि अमावस्या के दिन अक्सर चुड़ैलियाँ भूत प्रेत सीने पर आकर बैठ जाती हैं, और अगर मैंने जरा सी भी कोशिश करी तो वो मुझे अभी कभी हानि भी पहुंचा सकती है। मैं चुपचाप सोता रहा। वो मेरी छाती पर लगभग आधे घंटे तक बैठी रही। उसी बीच मुझे नहीं मालूम कहाँ से अचानक मुझे ऐसी हिम्मत आई कि मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने पाया कि मेरी छाती पर अब कोई भी नहीं बैठा है। मुझे अपनी छाती हल्की महसूस हो रही थी। मैंने तुरंत ही अपना बिस्तर उठाया और मैं नीचे अपने कमरे में चला गया। कुछ ही समय बाद मैंने बहुत सोचा और मुझे याद आया कि आज तो अमावस्या की रात थी। ये सुनकर मेरी जान में जान आई कि आज मैं बच गया। दोस्तों, इसके बाद से हमने घर में एसी लगा लिया है और मैं उस दिन के बाद से कभी भी छत पर सोने नहीं जाता। दोस्तों, आपको ये सच्चाई लगे ना लगे, लेकिन जिसके साथ बीत जाती है ये सब उसको ही पता होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।